प्यारे बच्चों, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं बीएससी पार्ट सेकेंड मैथमेटिक्स में आपको डायनामिक के बारे में बता रहा था। डायनामिक में जो अपना टॉपिक चल रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति, तो सरल आवर्त गति की मैंने काफी चीजें बता दी आपको। सरल आवर्त गति के बारे में हमने आपको सरल आवर्त गति के अंतर्गत एक कण की गति का सूत्र बता दिए, तो उसके आधार पे आगे चलेगा पॉइंट अपने पास। तो ये जो आज सरल आवर्त गति की प्रकृति बताऊंगा मैं, तो हम देख चुके हैं, हम पहले से पता कर चुके हैं कि एसएचएम में यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में केंद्र से किसी पूरी एक्स पर जो त्वरण का मान होता है f का मान होता है वो d/8 के बराबर -μx होता है, और वेग का मान √μ a² - x² का अंडर होता है। तो मान लो बिंदु A पर x बराबर a पर है, इस पॉइंट पर, इस पर क्या होगा, x का मान a होता है, इसमें f इक्वल टू आ जाएगा -μa, x का मान रख देंगे, और वेग का मान आएगा वेग v इक्वल टू √μ √a² - x का मान रख देंगे a², तो v इक्वल टू √μ × 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे त्वरण का मान -√μ आएगा और वेग का मान 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर बिंदु A पर f बराबर -μ में जो परिमाण में अधिकतम है, यह परिमाण में अधिकतम है, यानी कि माइनस चिन्ह डालने लगेंगे, प्लस चिन्ह क्या लगेंगे, यह परिमाण में अधिकतम है। और बिंदु A पर, जो बिंदु A पर होगा वो वेग का मान 0 होगा, और यह O की दिशा में है तथा O की दिशा में है, इस दिशा में, और V का मान 0 है, जो कि इस पॉइंट पर वेग जो कि न्यूनतम है, जो कि न्यूनतम है इस पॉइंट पर। अब इसके बाद में दूसरा पॉइंट देखते हैं, बिंदु O पर देखते हैं, x बराबर 0 है इस पॉइंट पर, क्योंकि O से लेकर P तक की दूरी x है। बिंदु O पर तो बिंदु O पर f का मान क्या होगा, 0 आ जाएगा, f इक्वल टू d2x /d2 -μ × 0 आ जाएगा। त्वरण का मान, वेग का मान, वेग v इक्वल टू √μ √a² - x का मान 0 का स्क्वायर दिया जाएगा, √μ a² का वर्गमूल किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे त्वरण 0 है, त्वरण 0 है, वेग अधिकतम है, वेग अधिकतम है। वेग भी अधिकतम है यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि A से O की तरफ 0 वेग और √μ त्वरण से गति आवर्त गति करता है। कोई भी कण है A से O की तरफ, A से O की तरफ वेग तो 0 और त्वरण μ से आवर्त गति करता है। इसके बाद में परंतु धीरे धीरे इसका वेग बढ़ता जाता है और त्वरण कम होता जाता है। धीरे धीरे इसका वेग बढ़ता जाएगा और त्वरण कम होता जाएगा, क्योंकि 0 हो रहा है लास्ट में बिंदुओं पर, तो इधर से इधर 0 कम होता जाएगा, त्वरण कम होता जाएगा, वेग बढ़ता जाएगा, तो वेग अधिकतम हो रहा है। परंतु धीरे धीरे इसका वेग घटता जाता है और त्वरण कम होता जाता है। वेग तो बढ़ता है और त्वरण कम होता है। तो O पर पहुंचते इसका त्वरण 0 हो जाता है, तो बिंदु O पर पहुंचते इसका त्वरण तो 0 हो जाएगा और वेग अधिकतम हो जाएगा। इस वेग के कारण
ओ को पार करके ए और रेखा में आगे बढ़ने पर ओ को छोड़ते हुए इस दूरी के समानुपाती ओ की दिशा में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। इस ऋणात्मक त्वरण के कारण इसका वेग कम होने लगेगा और x बराबर माइनस ए दूरी पर इसका वेग a ds पर शून्य हो जाएगा। अगर x बराबर माइनस ए दूरी हो तो वहां पे भी वेग का मान इस पॉइंट पर दूरी पर तो इधर प्लस की साइड माइनस की साइड यहाँ पे भी एक शून्य हो जाएगा और कमा भी कम हो जाएगा। बिंदु एडीएस पर F इक्वल टू म्यू ए वेग v इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का माइनस से रखेंगे x इक्वल टू माइनस ए ये a स्क्वायर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो बिंदु एडीएस पर त्वरण 0 हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा और वेग 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास ये निष्कर्ष निकलता है कि धनात्मक कण O की ओर अपनी ओर गति आरंभ करता है तो ठीक वैसी होगी, इसकी प्रकृति जो ऐसी होगी तो ठीक वैसी होगी जैसे A से O की ओर थी। तो A से O से इधर गति करता है या A से O की ओर गति करता है तो इसकी प्रकृति इधर की ओर जैसे A से इधर की ओर होगी। तो इस पर कण की गति A से A' और A' से A तक दोलायमान होती है। तो कण की गति A से A' और A' से A इसकी ओर दोलायमान होती है, चलता रहता होगा। जैसे आपने सरनावती में एक लोलक देखा होगा, छोटे क्लास में आता है प्रैक्टिकल, कणियों यूं चल रहा है, यूं लग रहा है, तो लोलक ऐसे होता है ऊपर और यहाँ पे से लोलक इसके बांध देते हैं कुछ, यहाँ पे चलता है, एक यूं आता है, इसके यूं करता रहता है, ये ऊपर दीवार के बांधते हैं, दीवार है यहाँ पे, तो ये यूं चलता रहता है। इस प्रकार इसकी गति जो होती है सरल आवर्त होती है। तो मान लेते हैं माना कि बिंदु A से O की तरफ चलने का समय t1 है, तो समय t बराबर या समय t आ चुकी पहले t इक्वल टू 1/√में cos इनवर्स x अपॉन में t बराबर t1 और x इक्वल टू 0 रखने पर t का मान यहाँ से यहाँ तक तो चलेगा t हो जाएगा और इस पर यहाँ पे cos लेकर t तक पूरी x तक यहाँ पे बिंदु पर 0 जाएगी, इस पर रखते हैं मान तो t1 इक्वल टू 1/√μ cos इनवर्स 0 अपॉन a 1/√μ cos इनवर्स 0 यानी कि cos इनवर्स 0 तो इसका मान π/2 जाएगा 1/√μ into π/2 तो π/2 तो t1 का मान आ जाएगा ये π/2 इसके बाद अपन को तो A से A' था A' वापस से तक का समय, A से A' और A' से वापस से तक का समय, A से A' तथा A' से A तक चलने का समय इसको 4 से गुणा करेंगे क्योंकि A से O तक आएगा तो ये t1 समय लगेगा, फिर O से A' तक का t1 होगा तो 1 गुणा ये 2 गुणा हो गए, फिर वापस फिर से 3 गुणा, फिर ये 4 गुणा 4t1 तो 4 × t1 का मान π/2 तो यहाँ 4 2π/√μ तो ये जो समय कहलाया है ये बोलेंगे हम आवर्तकाल, तो कुल समय आ जाएगा 2π/√μ, कुल समय आ गया कुल समय। तो SHM में गति करने वाले किसी कण का कुल समय t बराबर 2π/√μ होता है। इसके बाद में कुछ परिभाषाएं भी है और परिभाषा बताता हूं मैं।
तीन परिभाषा है इसकी। सरल आवर्त गति का आयाम क्या होता है? एसएम चरण के अंतर्गत गतिमान किसी कण की किसी भी विरामावस्था से केंद्र की दूरी ए एसएम का आयाम कहलाती है। यहाँ पे विरामावस्था यहाँ पे जो ए और से ए तक की जो दूरी है ये इसका आयाम कहलाएगी, और से लेकर ए तक की जो दूरी है कण का आयाम हो जाएगा यहाँ पे ऑफ ए इक्वल टू ए, ये इसका आयाम हो जाएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारे पास सरल आवर्ती का आवर्तकाल। तो सरल आवर्ती का आवर्तकाल क्या होता है? तो एस चरण के अंतर्गत गतिमान किसी कण के चरम बिंदु ए से चलकर वापस ए डैश से वापस चलकर ए तक पहुंचने का समय ऐसे चरण का आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से व्यक्त करते हैं, जो इसको और इसके टी का मान 2 पाई √2 होता है। ए डैश से वापस ए तक जाने का समय, ए से ए डैश तक का समय, कुल समय ये। तो कण इधर से जो गया इधर गया फिर वापस इधर आया, तो कुल समय आएगा आवर्तकाल। कण का आवर्तकाल रहेगा आवर्तकाल t इक्वल टू 2 पाई अपॉन √μ। तीसरा पॉइंट हमारे पास आवृत्ति। तो आवृत्ति की आपने छोटी क्लास में परिभाषा पढ़ी होगी, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति करते हैं, या प्रति सेकंड दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। इकाई समय था टी सेकंड में, 1 सेकंड में पूर्ण दोलनों की संख्या को गति की आवृत्ति करते हैं। यदि n आवृत्ति आवर्तकाल टी है तो 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को गति की आवृत्ति कहते हैं। तो n इक्वल टू आवृत्ति को हम ऐसे व्यक्त करते हैं, आवृत्ति n इक्वल टू 1/t। आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के व्यतिक्रम होते हैं। t इक्वल टू 1/n होता है और n इक्वल टू 1/t होता है, और n t बराबर 1 भी होता है। तो यहाँ पे अपना n का मान निकालेंगे, n इक्वल टू 1/t का मान पहले से आ चुका है, t इक्वल टू 2 पाई अपॉन √μ। ये मान है, ये मान याद रखें, n इक्वल टू 1/2 पाई अपॉन √μ, n इक्वल टू √μ अपॉन 2 पाई। ये प्रति सेकंड दोलनों की संख्या है। ये तो प्रति सेकंड दोलनों की संख्या का मान आ गया ये। इसके बाद में ये पॉइंट पूरा होता है हमारे पास। इसके बाद में और अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। सरल आवर्त गति का ज्यामितीय निरूपण है हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट है ये। तो यहाँ पे हमारे पास मान लो एक कण की एक वक्त में कोई भी कण है कि एक वक्त में घूम रहा है, एक वक्त में ये अचल कोणीय वेग है इसका, यानी कि d थीटा कोण dt का मान ओमेगा है। ये अचल है, कांस्टेंट है, ये किससे घूम रहा है, से गमन करता है। यदि इसकी त्रिज्या a, कण की ये जो त्रिज्या में घूम रहा है उसकी त्रिज्या a है, वृत्त का व्यास DOA पर लंब, ये वृत्त का व्यास DOA पर लंब है, बिंदु P से DO पे लंब PM खींचा अपन ने, ये लंब है। तो O की और P का त्वरण, O की और P का त्वरण, इसका त्वरण इधर की ओर होगा, तो ये त्वरण इधर होगा नहीं, ओमेगा स्क्वायर होगा, x का मान ये रखेंगे। यदि कोण A और P का मान थीटा हो, कोण A
ओ पी का मान थीटा है। तो कण के त्वरण का एक दिशा में घटक, कण का जो त्वरण है इसका एक दिशा में ओ एक दिशा में घटक क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए कोस थीटा। ये ओमेगा स्क्वायर इंटू ए कोस थीटा जाएगा, तो ए कोस थीटा क्या आया, तो इस समकोण त्रिभुज का उपयोग करेंगे हम इसमें। यहाँ पे समकोण त्रिभुज पी ओ एन से, तो यहाँ पे देखो ये कोण थीटा है, इसके सामने लंब हो जाएगी और 90 डिग्री कोण ये है, इसके सामने कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंबा ये कर्ण टी से उजागर हो जाएगी, समकोण त्रिभुज ये ए हो जाएगी, ओ एन का मान ए है। तो अपन तो भुजांग अनुपात लेंगे, इसकी समीकरण करें तो ओ एन बटा ओ पी, ओ एन का मान ज्ञात करना है, ये आधार है, ओपी का मान कर्ण है, आधार बटा कर्ण, लाल बटा कक्षा में आधार बटा कर्ण कोस होता है, ये साइन ये कोस ये टेन, आधार बटा कर्ण कोस आ जाएगा, कोस थीटा, कोण थीटा थीटा लिखेंगे। ओ एन बटा ओपी का मान ए है, कोस थीटा, ओ एन का मान है ए कोस थीटा। तो यहाँ पे ए कोस थीटा जो मान है, ओ एन का मान है ओमेगा स्क्वायर इंटू ओ एन एक्सप्रेस को, ओ एन का मान अपना x मान लेंगे, वो x आ जाएगा। तो 30 से व्यास पर डाले गए लंब के बाद m की गति का समीकरण आ जाएगा। 30 से व्यास पर डाले गए लंब के बाद m की गति का समीकरण, यानी कि त्वरण का मान आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर x आएगा, यानी कि d2x by dt2 का मान जाएगा, d2x by dt2 का मान माइनस ओमेगा स्क्वायर x आ जाएगा, यानी कि एक का मान माइनस ओमेगा स्क्वायर x आ जाएगा। तो त्वरण का मान आया ये, जो कि SHM है, यानी कि किसी वृत्त में गमन करने वाले किसी जो कण की गति होती है वो भी एक SHM होती है। अर्थात कोई भी कण एक अचर कोणीय वेग से किसी वृत्त में गमन करता है तो उसके किसी व्यास पर डाले गए लंब के पाद एक SHM का अनुसरण करता है। इस प्रकार ये पॉइंट को आता है। इसकी मैंने आपको ज्यामितीय व्याख्या बता दी। इसके बाद एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो स्टार्ट वाला है, इसके बाद इसमें 7 एग्जाम्पल है, तो मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। एक बिंदु एक सरल रेखा में सरल आवृत्ति करता है, कोई बिंदु एक सरल रेखा में सरल आवृत्ति करता है ऐसे, जहाँ इसकी दोस्तियां और वेग की है। मान लो यहाँ पे एरिया से यहाँ पे बिंदु O है, यहाँ बिंदु P है, एक और स्थिति क्यों मानते हैं, तो यहाँ पे O पर जो वेग है U है, Q पर वेग V है, यहाँ A आ जाएगा, यहाँ A आ जाएगा, यहाँ पे त्वरण अल्फा है, यहाँ त्वरण बीटा है, O से लेकर P तक की दूरी x1 है और O से लेकर P दूरी x2 है। तो अपन को ये दिखाना है, अलग चीज की जरूरत नहीं है, संज्ञा तो यहाँ पर लिखा है ठीक है, तो दिखाना है कि आवृत्ति का मान t जो 2 पाई अंडर रूट u स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अंडर आएगा, आयाम a आएगा u स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बीटा स्क्वायर u स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का अंडर रूट आएगा। दो स्थितियों के मध्य स्थिति आएगी, x माइनस x2 का मान b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा अल्फा प्लस बीटा, ये आएगा। ये सिद्ध करना अपन को, तो अपन को ये मान लेना, माना कि कण के केंद्र, माना केंद्र से दो स्थितियों पर दूरियां x1 x2 है, तो केंद्र से दो स्थिति हमारे पास P और Q, इस पर दूरी x1 x2 है, इसका हल चल रहा है। हल मानते, माना कि केंद्र और से दो स्थिति x1 व x2 पर वेग दो स्थिति मान लिया मैंने x1 x2 है, वेग q की है और त्वरण अल्फा बीटा है। तो हमारे पास जो हम पहले सूत्र पढ़ चुके हैं उसका उपयोग करेंगे।
पहले सूत्र पढ़ा था मैंने, बी स्क्वायर बराबर म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र बताया था। तो वेग का मान निकालते हैं। तो बी स्क्वायर यहाँ पे जो वेग होगा, पहले स्टार्ट में यू है तो यहाँ पे यू स्क्वायर आएगा, यू स्क्वायर बराबर म्यू ए स्क्वायर माइनस, अब पहले से हमारे पास x1 है तो यहाँ पे x के स्थान पर x स्क्वायर मान लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। दूसरी स्थिति में हमारे पास वेग v है तो v लेंगे हम यहाँ पे b स्क्वायर म्यू a स्क्वायर माइनस, दूसरी स्थिति पर हमारे पास x की दूरी पर है वो x स्क्वायर टू आएगा, इस समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। बताया था मैंने आपको भी, यहाँ a है a डैश o, या p या q, यहाँ पे x1, यहाँ से यहाँ तक x2। तो बिंदु P पर वेग u है, यहाँ पे v है, v स्क्वायर बराबर म्यू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बना जाएगा। इस सूत्र अनुसार बिंदु Q पर यहाँ आ जाएगा v स्क्वायर बराबर म्यू, क्योंकि यहाँ पे वेग v है, v स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 2 आएगा, ये आ जाएगा। अपन को सिद्ध करना है कि Q का मान आवर्तकाल का मान, आवर्तकाल का मान ज्ञात करना। आवर्तकाल का मान कैसे ज्ञात करोगे अपने को, इसके बाद में अपने इसका जो वेग अधिकतम बताया था मैंने, तो त्वरण अधिकतम तो होता है F बराबर म्यू ए था, F बराबर म्यू ए म्यू एक्स ए लगो ए तथा, तो पहली स्थिति में हमारे पास त्वरण है एल्फा, एल्फा बराबर म्यू और दूरी है x1, समीकरण नंबर 3। दूसरी स्थिति में हमारे पास त्वरण है बीटा, बीटा इज इक्वल टू म्यू और दूरी है x2, ये समीकरण नंबर 4। अब अपन को ज्ञात करना आवर्तकाल का मान। आवर्तकाल का मान ज्ञात करते हैं, पहले देखा अपन 2 में से 1 को घटा लेते हैं, फिर भाग लेते हैं, इसमें से घटाते हैं। अपना टी का मान ज्ञात करना, टी का मान ज्ञात करने में टी का सूत्र है t इक्वल टू 2 पाई बटा रूट म्यू। म्यू का मान ज्ञात करते पहले, तो म्यू तो इसमें भी आ रहा है, 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 4 जगह आ रहा है, तो पहले इसमें से घटा लेते हैं, ये इसमें से घटा लेते हैं। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर ये स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, म्यू कॉमन आ जाएगा, इसमें से घटा देंगे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 2 माइनस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1, इससे गया ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर म्यू x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर 2, ये आएगा म्यू का मान। फिर म्यू इसमें भी आया, ऐसा करते हैं तो वर्ग करके घटाते हैं, वर्ग करके घटाते हैं, बीटा स्क्वायर में से अल्फा स्क्वायर घटा लेते हैं। 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर से, तो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर, इसका म्यू का स्क्वायर जाएगा म्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स स्क्वायर 1, ये समीकरण नंबर आ जाएगी 5, ये आ जाएगी 6। अपन को म्यू यहाँ पे आ रहा है, 4 तथा 2 चले गए, अपन यहाँ ले आए म्यू, यहाँ पे ले आए, तो देखो 5 में 6 का भाग दे लें, 5 में 6 का भाग दे लें, 6 में 5 कर दे सकते हैं, 6 में 5 का भाग देने पर, तो समीकरण नंबर 6 में 5 का भाग देंगे, 6 दिए रही, इसमें 5 का भाग देंगे, तो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, इसको मिटाना सवाल में, बीटा स्क्वायर
माइनस अल्फा स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर न्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 न्यू इसमें माइनस की कमी तो माइनस इसको मैंने काट दिया इसको तो न्यू बच जाएगा तो माइनस आएगा न्यू का उसको कर देंगे तो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बटा यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर न्यू आ जाएगा। आवर्तकाल a इक्वल टू 2 पाई बटा न्यू दिया जाएगा। a इक्वल टू 2 पाई बटा अंडर रूट न्यू का मान ये रहा तो अंडर रूट बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बटा अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका मैं लिख लिया हूँ इधर लेता हूँ t इक्वल टू 2 पाई बटा अंडर रूट का मान ये रहा अंडर रूट बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बटा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ऊपर पहुंच जाएगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा अंडर रूट बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आवर्तकाल का मान आएगा ये आवर्तकाल तो जो कण है जो गति करता है सरलरेखा में उसका जो आवर्तकाल का मान आएगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो इस प्रकार ये इस क्वेश्चन में पेज नंबर 46 जो क्वेश्चन है उसका ये एग्जाम्पल इसका पहला भाग मैंने बता दिया। इसके 2 भाग है वो अगले वीडियो में बताए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।